हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद ध्यान मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे पाचन तथा उत्सर्जन को। उत्सर्जन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम उनको देखेंगे, यानी उत्सर्जन का मतलब है जिस तरह से हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से पसीने का आना, यूरिन का आना, ये सभी उत्सर्जन के पार्ट है। तो चलिए यहाँ पे पाचन तथा उत्सर्जन को देखेंगे और उत्सर्जन से रिलेटेड हम एक वीडियो पहले भी दे चुके हैं। तो ये वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, यानी अधिकांश भाग। तो याद रखेंगे पाचन की जो क्रिया है वो मुख से ही आरंभ हो जाती है, यानी हम मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं और यहीं से हमारे जो पाचन की क्रिया है वो आरंभ हो जाती है। खत्म कहाँ होती है? तो बड़ी आंत के द्वारा जो वेस्टेज पदार्थ है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है पाचन का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है, तो इसको याद रखिएगा, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में भोजन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। इसको, इस छोटी आंत की अगर बात करें तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण यहाँ पे मुख्यतः कहाँ होता है? तो छोटी आंत में ही होता है। अवशोषण की भी बात हो जाए तो भी छोटी आंत है और पाचन का भी बात हो जाए तो भी छोटी आंत है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से आरंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। ठीक है, आरंभ होकर बड़ी आंत तक, जब तक कि वो वेस्टेज पदार्थ बाहर नहीं जाता। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो वो लार की अगर बात की जाए तो ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, क्योंकि एक ये लुगदी सी बना देती है भोजन की लुगदी बनाना, ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम यानी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। याद रखिएगा, लार में क्या होता है? यहाँ पे एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। जो स्टार्च होती है उसको शर्करा में कौन तोड़ता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे एमाइलेज तोड़ता है। लार में लार में एंजाइम कौन सा होता है? तो एमाइलेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित है, यानी मानव की किडनी क्या कार्य करती है? तो पहला कह रहा है कि वृक्क यानी किडनी उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनियों से वापस जाता है। और दूसरा कह रहा है कि बोमन सपुट से निस्सांदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिराओं में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है। इस तरह का क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में बनेगा और टीजीटी पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं बन सकता। मे भी एक चांसेस बनते हैं एलटी में इस तरह के क्वेश्चन बनने के। चलिए नेक्स्ट इसकी बात करते हैं एक्सप्लेन की। तो मनुष्य सहित दूसरे स्तनधारियों, यानी जिस तरह मनुष्य रहता है उसी तरह के और स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं किडनी दोनों फेल होगी तो उसका बचना मुश्किल है। तो यानी किडनी का जो वर्ग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। तथा वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती हैं। किडनी में क्या पाई जाती हैं? तो नेफ्रॉन पाई जाती हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किडनी में क्या पाया जाता है? तो नेफ्रॉन पाई जाती है, जो कि उत्सर्जन की इकाई यानी यूनिट कहलाती हैं। वृक्क में मौजूद इन नेफ्रॉन में रुधिर से 2 बार छनाई होती है, पहली अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा तथा दूसरी यहाँ पे वर्णात्मक पुनः अवशोषण द्वारा। लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज का पुनरावशोषण रुधिर कोशिकाओं द्वारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये कहते हैं खून की जब शुद्धिकरण करना होता है तो डायलिसिस कहते हैं। तभी तो कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है? डायलिसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक तरफ से आपकी बॉडी का खून निकलता है, दूसरी तरफ आपकी बॉडी में खून डाला जाता है। जो निकलता है उसको भी खराब कहते हैं और जो डाला जाता है उसको अच्छा खून कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, जिसमें ब्लड कैंसर के नाम से भी जाने जाता है इस रोग को। चलिए, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण यहाँ पे प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है।
यानी मानव शरीर में जो रुधिर है वो किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो आप याद रखेंगे किडनी यानी वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से फास्फेट, नाइट्रोजन, यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड को पृथक करता है और रक्त के यहाँ पे परासरणीय दाब यानी ओपी एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है। सही की बात हो रही है तो पहला कह रहा है शरीर से सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये क्वेश्चन गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, जो हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में भी देखा था कि शरीर के जो ब्लड है वो शुद्धिकरण कहाँ किडनी के माध्यम से होता है। डायलिसिस किससे संबंधित है, तो ये किडनी यानी वृक्क से संबंधित है डायलिसिस। अपोहन यानी क्रिया यानी डायलिसिस, अपोहन यानी डायलिसिस को हिंदी में अपोहन कहा जाता है। क्रिया वृक्क से संबंधित है जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जबकि दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ और अर्धपारगम्य झिल्लियों द्वारा आर पार होना विसरण यानी डिफ्यूजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्लियों द्वारा एक तरफ से प्रभावित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रभावित होता है। याद रखिएगा, एक तरफ से आपका रुधिर झिल्लियों द्वारा, दूसरी तरफ से डायलिसिस वाला प्रभावित होता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो गुर्दों के द्वारा। भाई गुर्दों का वर्क यही होता है कि यूरिया को क्या करें, रक्त से पृथक करते हैं गुर्दे। यूरिया अति सूक्ष्म यहाँ पर निस्यंदन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दे यानी किडनी वृक्क किडनी याद रखिएगा द्वारा पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसके शरीर से बाहर निकलना अत्यावश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर यूरिया नहीं निकलता तो आपको बीमार हो जाते हैं, यानी पूरे शरीर पर स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह का होता है तो कितना होता है, तो याद रखेंगे 1200 सीसी होता है। वृक्क मानव शरीर का संपूर्ण अंग है जिसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर के विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील रहता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। चलिए, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्क यानी किडनी। जब वृक्क किन्हीं कारणों क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात उसमें से उत्सर्जी पदार्थ अलग करने के लिए अपोहक यानी डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है कि जो कि कृत्रिम यहाँ पे क्या है, कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो यह रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ क्या है, जमा हो जाता। बस आपको याद रखना अवशिष्ट पदार्थ, जब किडनी काम नहीं करेगी तो अवशिष्ट पदार्थ जमा रह जाएगा। शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जिन्हें नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। किडनी अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी यहाँ पे याद रखिएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप से बाहर निकालने में सहायक होती है। किडनी पे कहते हैं ना कि किडनी अधिक लोडिंग के कारण खराब होगी, तो क्यों हो गई, क्योंकि किडनी इतना करती है कि वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल यानी चलनी का काम कौन करता है हमारी बॉडी में, किडनी करती है। फिल्टर का काम कौन करता है, तो कहें किडनी करती है। निस्यंदन यानी छानने का काम कौन कर रहा है, तो किडनी कर रही है, क्योंकि ब्लड को अलग करती है, यूरिया को अलग करती है, उसकी ब्लड और हमारे शरीर में जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं उन्हें अलग करती है, जिससे कि वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाए।
तो इसमें यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, इस तरह के पदार्थों को। तो इस पर इसलिए वर्क करने पर इस पर लोड पड़ता है और ये कभी कभी कम उम्र दराज लोगों के भी खराब हो जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो यहाँ पे सामान्य कार्य नहीं है तो रक्त में जल की मात्रा निस्यंदन, मतलब रक्त में जो जल की मात्रा उसका नियंत्रण। दूसरा देखते हैं रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। तो इसमें पूछा गया है कार्य नहीं है किसका? गुर्दे का। तो रक्त ये इंसुलिन का कार्य होता है। ठीक है, शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण गुर्दे का है। यूरिया को छान कर बाहर निकालना भी हमने देखा गुर्दे का है। कई हार्मोनों को श्रवण करना ये भी काम गुर्दे का है। तो चलिए, ये काम नहीं है कि क्या क्या करें, शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने में मदद करता है। अन्य तीनों मानव गुर्दे के सामान्य कार्य हैं। मानव वृक्क यहाँ पे असमरी यानी किडनी स्टोन्स में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो जो किडनी स्टोन में पाया जा रहा है तो वो किसका यौगिक होता है? प्रमुख यानी किससे बनता है? तो कैल्शियम और यहाँ पे है ऑक्जीलेट से बनता है। किडनी के पेल्वस में खनिज लवण यानी कैल्शियम और ऑक्जीलेट में क्रिस्टल एवं पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिसमें मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्जीलेट के कारण वृक्क में पथरी या यहाँ पे असमरी बनती है। असमरी यानी स्टोन्स बनते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है तो ये कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। जो मानव गुर्दे हैं उनमें पथरी किसकी बन जाती है? तो याद रखेंगे ये कैल्शियम तथा ऑक्जीलेट की बन जाती है। बहुत बार पूछा हुआ है। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो याद रखेंगे कैल्शियम तथा और यहाँ पे है ऑक्जीलेट की बनती है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर कह रहा है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे आर और ए दोनों ही कैसे हैं? तो यहाँ पे याद रखना है ए सही है मगर आर गलत है क्योंकि इसने क्या कहा है कि महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है दो, यानी दो महत्वपूर्ण, तो ये बात गलत है। यकृत में पित्त की थैली से पित्तरस पहुंचता है जो वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचन एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। यकृत क्या है? वसा पाचन एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? तो याद रखिएगा बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने में कार्य करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? तो याद रखेंगे अगर एंजाइम की मूलतः की बात होती है तो एंजाइम मूलतः क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एंजाइम मूलतः क्या रहेगा? प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण मूलतः यहाँ पे है नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रियाओं में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। यह उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। ठीक है, तो उसके बिना ये ताला खुलेगा नहीं। ऐसे ही ये क्या करते हैं? एंजाइम इनके बिना यानी इसके बिना एंजाइम क्या करेंगे? विशेष कार्य संपादित नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंजाइम है तो भी प्रोटीन है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए यानी एंजाइम है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो भी प्रोटीन है, और एंजाइम है तो भी प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को यहाँ पे इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो वह है जाइमेज। ठीक है, जाइमेज जो एंजाइम है वो क्या करता है? यहाँ पे इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। यहाँ पे जाइमेज एंजाइम नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है यानी C6H12O6। यहाँ पे जाइमेज फिर हो जाएगा 2C2 फिर H5OH प्लस CO2।
यानी इथॉन, और यहाँ पे क्या बना, ये किसका है सूत्र, ये ग्लूकोज का है, और ये किसका है तो इथेनॉल इथेनॉल का है। जैविक सिस्टम यानी यहाँ पे है लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो यह है एंजाइम्स। ये कौन है, तो ये एंजाइम्स है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स के होते हैं। बहुत से कार्बन पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम्स द्वारा संपन्न होती है। निम्नलिखित में से किसी एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो यह है यूरिया की उत्पत्ति। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड है। यह यहाँ पे क्या करती है, यह उदर ग्रह में तंतु पट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे या ये यहाँ पे यात्रयोजनी अर्थात यह क्या करती है, सेंटर में संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पॉइंट होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचन अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं को संपादन किया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख क्रियाएं हैं जैसे पित्त यानी वाइल जूस जो बोलते हैं उसका उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना और रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन करना तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना आदि इसके कार्य हैं। तो काफ़ी वर्ग करता है, तभी कहा जा रहा है कि ये क्या करता है, 500 से अधिक क्रियाएं करता है। ठीक है, 500 क्रियाओं का क्या कर रहा है, ये यहाँ पे संपादन यानी क्रियाएं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचन एंजाइम नहीं है, तो वो है गैस्ट्रिन। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, ये सभी पाचन एंजाइम है, जबकि गैस्ट्रिन कोई पाचन एंजाइम नहीं होती। जिसका श्रावण मुख्यतः अग्नाशय लार ग्रंथियों तथा अमाशय द्वारा किया जाता है। जो भी ये एंजाइम है तीनों यानी ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचन एंजाइम है जिनका श्रावण यानी जिनका बहाव या जिनका निकलना कहाँ से है, अग्नाशय लार ग्रंथि तथा अमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक यहाँ पे है पेस्टाइडेज है जो पेस्टोइस्ट को तोड़ने का कार्य करती है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड यानी स्टार्च को मल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन में तोड़ने का कार्य करता है। अगर बात की जाए गैस्ट्रिन की, तो ये एक हार्मोन है जो कि अमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। जी सेल्स तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के श्रवण को उद्दीपित करती है। तो ये गैस्ट्रिक क्या करती है, ये गैस्ट्रिक अम्ल को उद्दीपित करती है। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। दूसरा आर कह रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में यहाँ पे छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए गलत है जबकि आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है तो ट्रिप्सिन होता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक कौन सा एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने यानी स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो वो है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च को क्या करेगा, अपघटन के बाद ग्लूकोज में तोड़ देगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरण का कार्य करता है, तो वह है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ने पर। ये क्या करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो कब करेगा, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ने पर। अगर ट्रिप्सिन की बात करें तो ये क्या है, नामक एंजाइम है का श्रवण अग्नाशय यानी पैनक्रियाज द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन का याद रखेंगे कहाँ से निकलती है, पैनक्रिया से, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। आपको पता है कि प्रोटीन की सरलतम यानी प्रोटीन का सरलतम रूप क्या है, अमीनो अम्ल। ठीक है, उसमें परिवर्तित करने का कार्य करती है। तो अगर हम एक क्लास में पढ़ा चुके हैं ये बात। अग्नाशय एक स्रावित ग्रंथि है यानी मिक्स्ड ग्लैंड है जिसमें हार्मोन्स तथा पाचन रस का श्रावण होता है। पाचन रस क्षारीय यानी यहाँ पे याद रखिएगा एल्कलिन होते हैं जिन्हें अग्नाशय रस यानी यहाँ पे पैनक्रियास जूस भी कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी और उन दोनों की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के में मिल जाएगी। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचनाओं से संलग्न होता है? तो बृहदान्त्र से संबंधित होता है। पुच्छ को देख लेते हैं तो यहाँ कहते हैं मानव शरीर में स्थित पुच्छ यानी अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिकोशिका एक अवशेषी अंग यानी वेस्टिज ऑर्गन्स है। यह छोटी या बड़ी आंत के जोड़े के पास स्थित होता है। इसका आकार छोटे कृमि यानी बॉन की तरह होता है जो कि बड़ी आंत बृहदान्त्र से सिकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। किसका? अपेंडिक्स का। कालांतर में मानव की सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया है। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेषी मात्र रह गया है, जबकि शाकाहारी जंतुओं गाय बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक अंगों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पे होता है शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। इस तरह के ये बिल्कुल सही अंग है, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में उपस्थित तो क्षुद्रांत या छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल का एक भाग है जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन यहाँ पे डाइजेशन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी यानी आपका डियोडिनम बहुत पूछा जाता है। डियोडिनम याद रखिएगा, जेजिनियम और यहाँ पे है इडियम। तो इस तरह से इसे याद रखें या फिर हिंदी में याद रखें ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत्र। यानी ग्रहणी में गया, फिर मध्य में गया, फिर शेष में निकल गया, वह विभेदित होता है। इनकी यानी डीजे को इस तरह याद रखेंगे DJE, ठीक है। यानी क्या याद रखेंगे तो वो हो जाएगा डीजे, ठीक है। डीजे फिर DJI यानी डीजे पे आई, ठीक है। इस तरह से इसका क्रम याद रख सकते हैं कि डीजे पे आई। चलिए देखते हैं जिनकी लंबाई कितनी होती है। तो 25 सेमी 2.5 मीटर यानी 25 सेमी ग्रहणी की होती है। ग्रहणी की लंबाई सबसे अधिक होती है। 2.5 मीटर किसकी होती है? जेजुनियम की होती है। और 3.5 किसकी होती है? तो यहाँ पे इलियम की होती है या फिर कहें शेषांत्र की होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडली नलिकाएं होती हैं, यानी छोटी आंत इसलिए इसको कहा जाता है। इस तरह घुमावदार होती है, बस इसकी लंबाई बड़ी आंत से भी अधिक होती है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो पनीर है। पनीर क्या करता है कि नए ऊतकों की हमारी वृद्धि करने के लिए हमें पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए पनीर का कब दिया जाता है? जब किसी की हड्डियाँ टूट जाती हैं या हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में, तो पनीर की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि उसकी जितनी भी रिपेयरिंग टूट फूट हुई है वो हो सके आराम से। क्योंकि पनीर क्या है? प्रोटीन का पार्ट है और ये क्या करता है कि जितनी भी टूट फूट मरम्मत होनी है शरीर में उसमें ये बहुत बड़ा सहयोग करता है। विशेषकर हड्डी टूट जाती है तब पनीर का सेवन कहा जाता है। कभी भी आ जाए कि किस रोगी को पनीर का आहार की मात्रा अधिक देने की सलाह की जाएगी खाने में या फिर कहें भोजन में, तो याद रखिएगा जिस व्यक्ति की हड्डियां टूट चुकी हों या जिसको हड्डियों में प्रॉब्लम रहती हो। ऑप्शन कैसे भी पूछ ले, आपका राइट आंसर यही होना चाहिए। तो चलिए आज का श्रृंखला हमने कंप्लीट कर लिया और देखा हमने क्या देखा है, तो पाचन और तथा उत्सर्जन अंगों को देखा है। ये पाचन तथा उत्सर्जन अंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इन्हें हमने कंप्लीट कर लिया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और इसकी जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज का हमने ये टॉपिक कवर किया। जल्दी ही हम साइंस के ही टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। तो कल हम अधिक थकान की वजह से क्लास नहीं ली थी, तो यहाँ पे सारे टॉपिकों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।